दोस्तों स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को 1-1.5% तक की गिरावट देखने को मिली और फ्राइडे की रात को अगर आप यूएस मार्केट को देखेंगे तो लगता है कि मंडे को भी इंडिया की स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको करना क्या है इस मार्केट में, जिन शेयर्स में हमने पहले बात की थी जहां पर हमने पैसा लगाया था वो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं तो वहां पर और ज़्यादा इतने ऊपर लेवल पे खरीदारी नहीं करनी है। उन स्टॉक्स को ढूंढना है, उन स्टॉक्स पे देखना है जो स्टॉक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, 30-40% अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हुए हैं और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लोग ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है, उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि अगर एक ऐसा स्टॉक जहां पर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है लेकिन उस स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में और पैसा लगाकर कोई आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं होने वाला। ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है कि स्टॉक्स के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई है, स्टॉक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं और उसके बाद भी वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% गिरा हुआ है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 कंपनीज बताने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 30-40% नीचे दिख रही हैं और वो जो स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स अभी भी दिखते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले लगभग इन सभी स्टॉक्स की मार्केट में चर्चा हुआ करती थी, हर कोई इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से मार्केट में गिरावट आई है इन स्टॉक्स में 30-50% तक की गिरावट इनके ऑल टाइम हाई से आई हुई है। अब आपको इसमें एक दो चीज़ें और समझनी है। पहली चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन स्टॉक्स में और गिरावट नहीं आ सकती है, तो वो चीज़ को आपको समझकर चलना है। दूसरा, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको साथ में दोस्तों ये भी ख्याल रखना है कि इनमें से जो कंपनीज, जो सेक्टर आपको अच्छे लगते हैं आप उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, जब ये एक अच्छे प्राइस पे तो इनको धीरे धीरे परचेज करने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों आज से 1 साल पहले जो मोनोपोली कंपनीज हैं उनकी बहुत सारी बातें हुआ करती थी, लगभग सारी मोनोपोली कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। तो अभी ऐसी 3 मोनोपोली कंपनीज जो मुझे अच्छी लगती हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज यहां पर दिखती हैं और यहां पर 30-50% तक की गिरावट आई हुई है। पहली कंपनी है कैम्स इंडिया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई 4000 से 2200 रुपए के आसपास आया हुआ है। क्या शेयर में कोई कमी आई है, शेयर के मार्केट शेयर में क्या कैम्स के कमी आ गई है? ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं हुआ है, फिर भी इसमें काफी अच्छी खासी गिरावट आ गई है। तो ये एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक लगता है जो म्यूचुअल फंड्स को आरटीए प्रोवाइड करता है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक मोनोपोली में है ये, क्योंकि आरटीए के मेजरली 2 ही क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, एक कैम्स है और उसके अलावा 1-2 प्लेयर्स और हैं और 70% से ज्यादा हिस्सेदारी कैम्स के पास है। दूसरा स्टॉक आ जाता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहां पर भी आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा करेक्शन आई हुई है, 320 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई रहा है और अभी 160 के आसपास इसका शेयर यहां पर चल रहा है। इसमें देखिए बहुत मल्टीपल रीजंस हैं गिरावट आने के। एक तो ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे इसका जो मोनोपोली का बिजनेस है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अलावा 2 साइट्स और हैं जो सिमिलर काम यहां पर करती है। दूसरा रीजन अभी रिसेंट में करेक्शन का आया है कि स्टेट्स ने कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 13 स्टेट्स को बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने ड्यूज पे नहीं किए हैं कि वो पावर में ट्रेडिंग कर सके। और माना जा रहा है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का 40 से 50% जो वॉल्यूम्स है वो यहां पर कम हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ये एक शॉर्ट टर्म है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो स्टेट्स पैसा नहीं पे करेंगे और आपको एक परमानेंट ट्रेडिंग में यहां पर कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ अगर होता है, एक अपॉर्चुनिटी आपको और इसमें गिरावट मिलती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाई की यहां पर मिल सकती है। तीसरी कंपनी दोस्तों आ जाती है सीडीएसएल। सीडीएसएल के बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं। ये भी अपने आप में ऐसी मोनोपोली है जहां पर आपको कोई नया प्लेयर आते हुए भी नहीं दिखने वाला। सीडीएसएल, एनएसडीएल, इन 2 प्लेयर्स के अलावा जो काम ये करते हैं इसमें और कोई जो प्लेयर है वो भी नहीं आएगा, तो ये एक अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों जैसे जैसे इंडिया में आने वाले टाइम में डीमेट अकाउंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इन शेयर्स में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन आपको ये
इन तीनों ही शेयर्स में एक चीज समझकर चलनी है कि ये तीनों ही शेयर्स आपको एक बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की बजाय एक 10-12% की एक स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस का जो नेचर है वो इसी टाइप का नेचर है कि ये एक स्टेबल 10-12% की ग्रोथ अपने सेल्स और रेवेन्यू में अब से मुझे लगता है दिखाएंगे। तो एक स्टेबल शेयर, सेफ शेयर्स आप इनको मान सकते हैं, जो आपको एक 10 से 12% की एक एनुअल रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकते हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर का एक ऐसा शेयर जो अपने ऑल टाइम हाई से 30% से ज्यादा गिरा हुआ है, डिविस लैब्स की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। जिस काम ये करता है उसमें ये मार्केट लीडर है, बेसिकली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करती है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो मेन टैबलेट में इंग्रेडिएंट होता है, जैसे मान लीजिए आप पेन किलर लेते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट जो आपकी पेन को किल करता है उसे आप एपीआई बोलते हैं। तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का मेजरली इसका काम है। 1-1.5 साल से इनकी जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ कम हुई है, साथ साथ इनके जो मार्जिन्स है वो भी हिट हुए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कंपनी एक अच्छी मार्केट लीडर कंपनी है, लेकिन आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से यहां पर इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ में इसके रेवेन्यूज, इसकी रेवेन्यू की ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आने वाले 6 महीने में और गिरावट आपको इसके शेयर में ले ले, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे एक बहुत मैसिव डिस्काउंट पे शेयर अपने ऑल टाइम हाई से यहां पर चलते हुए आपको दिखेगा। तो ये भी एक शेयर है जो फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन एक अच्छा खासा गिरावट इसके शेयर में इस वक्त आई हुई है। उसके अलावा दोस्तों एक बैंकिंग सेक्टर का ऐसा बैंक है जो एक बहुत बड़ा बैंक रहा है, लेकिन इस बैंक ने पिछले 1.5-2 साल में इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दी है। बैंक के फंडामेंटल्स में अभी भी कोई कमी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है इंडिया का कोटक महिंद्रा बैंक, 2200 से ज्यादा का इसका ऑल टाइम हाई रहा है, अभी 1800 के आसपास इसका बैंक शेयर चल रहा है। तो बैंक अच्छा बैंक है। ये भी मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के बाद जो तीसरा बैंक है जो अच्छा बैंक है वो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक है। तो इस शेयर में भी 15 से 20% की गिरावट इसके ऑल टाइम हाई से यहां पर आई हुई है। तो यहां पर ये भी कोई बुरे बैंक नहीं है, बहुत अच्छा बैंक है, अच्छी ग्रोथ इसके शेयर ने दिखाई है लगभग, और यहां पर मुझे लगता है कि ये बैंक भी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी पे बात करेंगे जो हम, वो अपने सेक्टर में एक बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लेकिन अभी भी जो इसका शेयर है उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 100 से ऊपर का चल रहा है। तो ये थोड़ा सा महंगा अभी भी चल रहा है। हालांकि इसके शेयर में जबरदस्त गिरावट इस वक्त आई हुई है, अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% तक ये शेयर गिरा हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एलईडीज का, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जैसे कि सैमसंग, OnePlus, ऐसे ब्रांड्स के लिए ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। यानी कि ये ब्रांड्स के जो एलईडीज बन रहे हैं, जो लाइटिंग बल्ब अलग अलग और दूसरे ब्रांड्स के बन रहे हैं, वो ओरिजिनली ये कंपनी बनाती है, और उसके बाद उसको लेबल करके सैमसंग, Xiaomi, OnePlus ये अपने नाम से बेचते हैं। तो एक अच्छा खासा बिजनेस इसका है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन जो दिक्कत इसके साथ सबसे बड़ी है कि ये इन कंपनीज पे डिपेंडेंट है, अपनी ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की नहीं है, तो वो एक रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमने देखा था कि पिछले 1-1.5 साल पहले तक आईटी सेक्टर ने जबरदस्त रिटर्न्स दी थी। आईटी सेक्टर की 2 मिड कैप में कंपनी मुझे जो अच्छी लग रही है, जो बार बार जिस पे हम बात कर रहे हैं, पहली है हैप्पीएस्ट माइंड। अगर आप देखेंगे 800-900 से अभी ये कंपनी फिर से 1000 के प्लस की रेंज में आ चुकी है। हम लोग लगातार जब से ये 800-850 की रेंज में है तब से इसके शेयर पे बात कर रहे हैं। 1500 का ऑल टाइम हाई इसका रहा है, तो अच्छा खासा गिरावट आई हुई है। आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी अच्छे तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ भी काफी अच्छी इसमें दिख रही है, और फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनी लगती है। दूसरी कंपनी आईटी सेक्टर की केपीआईटी टेक, यहां पर भी जबरदस्त गिरावट इसके ऑल टाइम हाई से आई हुई है, 800 से ज्यादा का ऑल टाइम हाई रहा है, और अभी ये कंपनी 570-560 की रेंज में चल रहा है। हमने इस शेयर पे
500 के लेवल पे खरीदारी की बात चल रही है। अगर आप 1-2 हफ्ते से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। तो ये भी 2 आईटी सेक्टर की ऐसी कंपनीज मुझे लगती हैं जो एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। और दोस्तों देखिए, जिन भी कंपनीज पे मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसमें आपको 1-2 चीजों का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको इन कंपनीज में एक साथ कितना भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही जो भी आपका सरप्लस अमाउंट है, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, जो आप 4, 5, 10 सालों के लिए अलग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। ये चीज मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हुआ चल रहा हूं कि जो सरप्लस पैसा है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सेट असाइड कर सकते हैं, ऐसा ही पैसा आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। और एक साथ किसी भी मार्केट के टाइम पे आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज को आप बार बार समझकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इसके अलावा दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी आईसीआईसी लोम्बार्ड, जिस पे हमने बात की है, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी है। इस कंपनी में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर इंश्योरेंसेस पे काम करती है। हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 2 मेजर इंश्योरेंसेस हैं जिससे इसका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा फायर इंश्योरेंस और अलग अलग जितने भी टाइप के इंश्योरेंसेस हैं वो ये कंपनी मेजरली प्रोवाइड करती है और एक अच्छी कंपनी यहां पर दिखती है। स्कोप आने वाले 10 सालों में अच्छा दिखता है। तो मुझे लगता है यहां पर भी एक अच्छा जो गिरावट आई हुई है, कंसोलिडेशन पिछले 2-3 साल में इसके शेयर में चल रही है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको ये शेयर्स में, अगर आपको भी लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है। लास्ट कंपनी है दोस्तों आईजीएल। आईजीएल के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक्सक्लूसिवली जितनी भी गैस का वो है ये प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन सारी गैस की यही करती है, सीएनजी, और अगर आप हाउस की गैस पे बात करें तो यही कंपनी प्रोवाइड करती है। और धीरे धीरे अब ये अपना जो नेटवर्क है वो दिल्ली के अलावा एनसीआर रीजन में भी यहां पर फैला रही है। तो वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ इसके रेवेन्यूज में देखने को मिल रही है। और अच्छी बात क्या है कि रेवेन्यू के साथ साथ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ दिख रही है। तो ये कंपनी हालांकि एक सरकारी कंपनी है लेकिन अपने प्रॉफिट्स को, जो मार्जिन है, उसको मेंटेन करके आ पा रही है। और मुझे लगता है कि ये एक स्टेबल रिटर्न आने वाले 10 सालों में भी दे सकते हैं। एक जो खतरा इस कंपनी के ऊपर आता है कि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो जितने भी कार्स, व्हीकल्स होते हैं उनकी गैस जो वो भरवाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आने वाले 10 सालों में ईवी में शिफ्ट होती है हमारी इंडस्ट्री, तो इस कंपनी पे एक खतरा यहां पर आ सकता है। तो उस खतरे को समझकर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है, कोई कमी ओवरऑल रेवेन्यू सेल्स ऐसी नहीं दिखती है, लेकिन ये जो रिस्क है ईवी का आने का, वो एक मेजर रिस्क यहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे है। तो वो चीज को आपको यहां पर ख्याल रखना है। अभी भी ये कंपनी 30% से ज्यादा अपने ऑल टाइम हाई से गिरी हुई है। अब दोस्तों, ये 10 कंपनीज हैं जिन पे आज हमने बात की है। फंडामेंटली ये सारी कंपनीज अच्छी हैं। सारी कंपनीज आज से 1 साल पहले स्टॉक मार्केट की फेवरेट बनी हुई थी। आज काफी जबरदस्त गिरावट इनमें अभी भी आई हुई है। मार्केट इतनी ऊपर जाने के बाद भी इन शेयर्स में अभी भी बढ़त आपको देखने को नहीं मिली है। तो ये कंपनीज अगर जब भी यहां पर इनका कंसोलिडेशन शेयर्स का खत्म होता है तो आने वाले लॉन्ग टर्म में एक 10, 12, 15% की जो रिटर्न्स का टारगेट एक रिटेल इन्वेस्टर का रहता है वो आपको जनरेट करके दे सकता है। लेकिन आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है, देखिए मैं हमेशा 2 चीज बोलते आया हूं कि कंपनी किस में इन्वेस्ट करना है और उसके साथ कैसे इन्वेस्ट करना है, ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो कैसे इन्वेस्ट करना है उस चीज को भी आपको ख्याल में रखना है। एक्स्ट्रा जो पैसा है आपके पास जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं, उसमें पैसा लगाना है। ये उम्मीद नहीं करनी है कि जो भी कंपनी आपने खरीदी है वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी ही। कोई कंपनी आपको साल का 10% रिटर्न देगी, कोई 20% भी रिटर्न दे सकती है और कोई आपको नेगेटिव 50% भी रिटर्न दे सकती है। स्टॉक मार्केट में आपको टारगेट सिंपल सा रखना है कि अगर आपकी इन्वेस्ट किए हुए कंपनीज में से 60-70% कंपनीज भी आपको अच्छी रिटर्न्स दे देती है तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। ये चीज आप अपने माइंड में डाल लीजिए। मैं बार बार इसी चीज पे बात करता हूं, तो उस चीज को ख्याल में रख के अपनी कन्विक्शन स्ट्रांग रखिए। जिन कंपनीज पे, जिन सेक्टर्स पे आपको भरोसा होता है कि आने वाले 10 सालों में ये कंपनीज, ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे, सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स पे टारगेट करके उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन वीडियो से आपकी हेल्प होती होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।